नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे व्यक्तिगत निर्देशन पे और व्यक्तिगत निर्देशन पे हमने विस्तार से समझा कि व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया क्या है। उसके उपरांत हमने चर्चा करी कि व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य क्या है और व्यक्तिगत निर्देशन के महत्व कितना है, क्या महत्व है उसका। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों के साथ व्यक्तिगत निर्देशन के सिद्धांत की, कि व्यक्तिगत निर्देशन का सिद्धांत क्या है। किसी व्यक्ति के जीवन में निर्देशन की आवश्यकता को समझने के बाद उन सिद्धांतों को भी समझना आवश्यक हो जाता है जिसके आधार पर निर्देशन दिया जाए, क्योंकि इन सिद्धांतों का ज्ञान निर्देशन के कार्यात्मक तथा व्यवहारिक कार्यों में अधिक उपयोगी रहता है। सिद्धांत यानी किसी भी कोई भी होता है, वहाँ हम कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सिद्धांत है, तो हम यहाँ पे व्यक्तिगत निर्देशन में सिद्धांतों की बात करेंगे। छात्रों के समान रूप से निर्देशन प्रदान करने का सिद्धांत, सबसे पहले समानता का, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समानता का सिद्धांत। समानता का मतलब जब निर्देशन व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो, यह सहायता सभी प्रकार के निर्देशन के लिए समान रूप से प्रदान की जाए, इसके उपलब्धता में कोई विरोधाभास नहीं हो, अंतर केवल समस्याओं के आधार पर होना चाहिए। मैं आपको इसको इस प्रकार से समझाती हूँ। देखिए, अध्यापक जो होता है वो भी निर्देशक होता है, अध्यापक जो है वो निर्देशक है, अभिभावक भी निर्देशक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर छात्रों के समान रूप से निर्देशन प्रदान करने की। और समानता कहाँ पे बात कर रहे हैं कि जाति, भाषा, रंग, वर्ण, लिंग, समुदाय, राज्य, किसी भी स्तर पर, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, किसी भी आधार पर व्यक्तिगत निर्देशन में भेदभाव का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई भी विषय हो, कोई भी आपके पास संकाय हो, कोई भी आपकी भाषा हो, किसी भी राज्य से हो या आप किसी भी वर्ण से हो, चाहे आपका कोई भी लिंग हो, सबके लिए समान। तो सबसे पहला जब हम व्यक्तिगत निर्देशन के सिद्धांतों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में आता है कि छात्रों के समान रूप से निर्देशन प्रदान करने का सिद्धांत। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर जो दूसरा सिद्धांत है वो है निर्देशन की व्यापकता का सिद्धांत। निर्देशन कोई एक या दो पंक्तियों में और लाइनों में बांध लेने वाला की कोई अर्थ या परिभाषा नहीं है। निर्देशन की अपनी व्यापकता है और उसका सिद्धांत है। निर्देशन की प्रक्रिया व्यापक है। हमने अभी भी प्रक्रिया की बात करी है, वो प्रक्रिया व्यापक है जिसमें परामर्श प्रार्थी यानी जिसे निर्देशन चाहिए की समस्या पर व्यापक रूप से विचार किया जाता है और उसी के आधार पर पूरी प्रक्रिया संचालित की जाती है। व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्ति के विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों को शामिल करता है। यदि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास पर केंद्रित है, इसके अलावा यह उसके जीवन से जुड़े किसी भी पहलू पर विचार कर सकता है। व्यापकता यानी निर्देशन ऐसे नहीं है कि आपने केवल आपको क्या पढ़ना है ये निर्देशन दे दिया, आपको कौन सी पुस्तक का चयन करना है ये निर्देशन दे दिया, आपका भाषा का माध्यम क्या होगा ये नहीं। इसकी पूरी प्रक्रिया है। जब किसी को निर्देशन चाहिए तो उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक सारे जो उसके विकास है, मनुष्य के सर्वांगीण विकास और जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद उसको निर्देशन दिया जाता है। व्यवस्थित संचालन का सिद्धांत। व्यवस्थित संचालन क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया उसकी चरणबद्ध तरीके से हो। व्यक्तिगत निर्देशन की पूरी प्रक्रिया कुछ चरणों में संचालित की जाती है। इसके लिए सभी आवश्यक जानकारी और संसाधनों की मदद ली जाती है ताकि आवश्यक लक्ष्य को तुरंत प्राप्त किया जा सके। देखिए, हमने बात करी है व्यक्तिगत संचालन की, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। जब हम मान लीजिए कि हम हिंदी भाषा के शिक्षक हैं और हम हिंदी भाषा विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उन विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएंगे? स्वर, व्यंजन और वर्णमाला। उसके बाद में हम उनको मात्राएं पढ़ाएंगे,
मात्राओं के बाद में हम उनको शब्द बनाना बताएंगे, शब्द के बाद में वाक्य, और वाक्य के बाद में आपका गद्यांश या पद्यांश, और गद्यांश और पद्यांश के बाद कथा है, कहानी है, निबंध है, पत्र है, उपन्यास है, ये सारी कथा, आपका यात्रा वृतांत है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो ये व्यवस्थित संचालन है, ऐसे नहीं है कि बस सीधा एक ही कोई है और उसमें आपको तुरंत में हो गया, ऐसा नहीं है। इसका पूरा संचालन है, व्यवस्थित है, एक के बाद एक स्टेप लेते हुए इसको प्राप्त किया जा सकता है। अब आता है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलापन क्या होता है? जब हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबल है ना, हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लचीलेपन का सिद्धांत, वहां पे थोड़ा स्कोप रहता है। व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है, इसलिए ये व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार लचीला होता है और समय समय पर इसका मूल्यांकन करके आवश्यक परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। यानी मान लीजिए कि हमने व्यक्तिगत निर्देशन में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए हमने उसका व्यक्तिगत परीक्षण किया। अब वो व्यक्तिगत परीक्षण में हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि जैसे है, उसकी परिस्थिति को देख के, उसकी आवश्यकता को देख करके उसमें थोड़ा बहुत संशोधन और किया जा सकता है। सहयोग का सिद्धांत। व्यक्तिगत निर्देशन वास्तव में व्यक्ति की शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक समस्याओं से संबंधित होती है। इसके लिए अपने जीवन से जुड़े हुए लोगों का सहयोग इस निर्देशन में लेना आवश्यक है, ताकि उन्हें अपनी समस्याओं से संबंधित पूरा सहयोग मिल सके। सहयोग का सिद्धांत देखिए कितने सुंदर तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन वास्तव में व्यक्ति की शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक समस्याओं से संबंधित है, और इसके लिए जीवन से जुड़े हुए लोगों को, और एक चीज इसमें जोड़ लेते हैं, अनुभवी लोगों से हम निर्देशन ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई शारीरिक व्याधि है और मैंने किसी अपने अनुभवी से, सहयोगी से, कोई ऐसा ही व्यक्ति जिसे मेरे ही जैसी कोई शारीरिक व्याधि रही हो, बीमारी रही हो, उससे निर्देशन लेना। मान लीजिए मेरे परिवार में कोई समस्या है तो किसी पारिवारिक मित्र से समाधान लेना, सामाजिक समाधान लेना, मानसिक कोई समस्या है तो समाधान लेना। तो ये सहयोग का सिद्धांत इसमें है, और इसमें इसीलिए अपने जीवन से जुड़े हुए लोगों का सहयोग इस निर्देशन में लेना आवश्यक है, ताकि उन्हें अपनी समस्याओं से संबंधित पूरा सहयोग मिल सके। एक अनुभवी होने का मतलब ये नहीं है कोई भी व्यक्ति अगर उम्र में ज़्यादा है और आयु में ज़्यादा है और अनुभवी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी सब कुछ सर्वज्ञ है। नहीं, हो सकता है कि जिस क्षेत्र में आप सहयोग चाहते हैं, निर्देशन चाहते हैं व्यक्तिगत, उस क्षेत्र से कि उसे जानकारी ही नहीं हो। फिर आता है गोपनीयता का सिद्धांत। व्यक्तिगत निर्देशन में परामर्शदाता समस्या को समझने के लिए परामर्श प्रार्थी से पूरी जानकारी प्राप्त करता है, और यह तभी संभव हो पाता है जब परामर्श प्रार्थी को आश्वस्त करे कि उसके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो मित्र है, चाहे वो कोई परिजन है, चाहे वो अध्यापक अध्यापिका है, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो कोई अभिभावक है, कोई भी है, या कोई अनजान व्यक्ति है, उसको वो तब तक उस समस्या को नहीं बताएगा और परामर्श देने वाला नहीं समझेगा जब तक उसे ये आश्वासन नहीं मिल जाएगी कि उसकी समस्या को गोपनीय, वो नहीं चाहता कि उसकी समस्या जग जाहिर हो, तो गोपनीयता की। ये हमने बात करी है, अभी किसकी बात करी है हमने बात करी है निर्देशन में जो व्यक्तिगत निर्देशन के जो सिद्धांत है उनमें, और इसमें हमने कहा कि छात्रों को समान रूप से निर्देशन प्राप्त करने का सिद्धांत है, निर्देशन की व्यापकता का सिद्धांत है, व्यवस्थित संचालन का सिद्धांत है, लचीलेपन का सिद्धांत है और सहयोग का सिद्धांत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और व्यक्तिगत निर्देशन से आगे बढ़ करके अब हम बात करेंगे समूह निर्देशन प्रक्रिया की। व्यक्तिगत निर्देशन यानी मुझे आवश्यकता है, ठीक है, और मुझसे कोई अनुभव व्यक्ति आमने सामने बैठ करके हम सामूहिक निर्देशन, आप सब श्रोता मुझे सुन रहे हैं, और यदि मैं
सबकी समस्या एक जैसी है और सबको एक साथ एड्रेस कर रही हूँ, सबको एक साथ समाधान बता रही हूँ, तो वो हो गया सामूहिक निर्देशन। समूह निर्देशन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशक एक ऐसे व्यक्ति या छात्र का चयन करता है जो शिक्षा, आयु, भौगोलिक परिदृश्य में सामान्यतः भिन्न हो, लेकिन निर्देशन से संबंधित समस्या सामान्य और समान होती है। निर्देशक विभिन्न उपकरणों के साथ सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं का आकलन करता है और उनका समूह में निर्देशित करता है। कैसे छात्र का चयन करता है? शिक्षा, आयु और भौगोलिक परिदृश्य में सामान्यतः भिन्न हो, लेकिन समस्या कैसी हो? सबकी समान हो। मान लीजिए जाति, धर्म, राज्य, भाषा, विचार, है ना, आइडियोलॉजी, आदर्श सब भिन्न है, लेकिन सबकी समस्या एक है कि अमुक अध्यापक का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, या अमुक अध्यापक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करता, या अमुक अध्यापक की कक्षा में बैठने का मन नहीं करता। ये समस्या हो सकती है। तो ऐसे में निर्देशक विभिन्न उपकरणों के साथ सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं का आकलन करता है और उनका समूह में निर्देशन करता है। समूह निर्देशन का एक भाग है जिसमें एक समूह आवश्यकता के विभिन्न व्यक्तियों का चयन करके निर्धारित किया जाता है और एक विषय विशेषज्ञों को बुला करके सामान्य समस्या पर चर्चा की जाती है। समूह के सभी सदस्यों की समान समस्याएं होती है जिस पर वे बातचीत करते हैं और स्वयं निर्देशित होते हैं। देखिए, समूह निर्देशन में ये भी है कि वो स्वयं भी निर्देशित हो सकते हैं, है ना। किसी एक्सपर्ट को बुलाया, एक्सपर्ट से बात करी और एक्सपर्ट से समझा, सबकी समस्याएं समान है और फिर उन्होंने बातचीत के बाद स्वयं ही निर्देशित हो गए, यानी उन्हें समझ में आ गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। समूह निर्देशन की क्या क्या समस्याएं हो सकती है, इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं हम लोग। रोजगार से जुड़ी हुई समस्या, युवा बेरोजगारी, है ना, युवा बेरोजगारी की समस्या है। रोजगार से जुड़ी हुई समस्या है, या तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके समाधान के लिए रोजगार से जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं? जिस रोजगार में आप स्थापित हो गए हैं, आपकी नौकरी लग गई है, वो कार्य आपके लिए रुचिकर नहीं है, वहां आपको मजा नहीं आ रहा है, वहां आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, वहां आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वहां आपको हतोत्साहित किया जा रहा है, वहां आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, टाइमिंग्स ज्यादा हैं, सहयोगियों का व्यवहार अच्छा नहीं है, प्रबंधन की पॉलिसी अच्छी नहीं है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो रोजगार से जुड़ी हुई समस्याएं। फिर आती है आर्थिक और व्यावसायिक समस्याएं। आर्थिक, धन का अभाव होना, या व्यवसाय में जहां आप लगे हुए हैं वहां आपकी आमदनी कम होना, आपको धन कम देना, और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं हमारे पास, संसाधन नहीं है, संसाधन है तो वो अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड है तो उनका मेंटेनेंस करने वाला नहीं है, और पैसे का बहुत हो सकता है, तो ये समस्या हो सकती है। शैक्षिक योजनाओं से संबंधित समस्याएं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अभी देखिए, NEP 2020 आ गया ना, नई शिक्षा नीति, है ना, शिक्षा नीति आ गई है 2020, और जिसको अभी कुछ चरणों तक 2023 में कुछ चरणों में इसको लागू किया जाएगा। तो शैक्षिक योजना संबंधी समस्याएं, विभिन्न प्रकार की रिकमेंडेशन दी गई है, लेकिन उन योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्या करेंगे, तो ऐसी समस्याएं भी हो सकती है। घर और स्कूल के समायोजन में समस्या, माफी चाहूंगी, लेकिन यहां ये जानना जरूरी है कि मान लीजिए कि एक बालक या बालिका है जिसके माता पिता शिक्षित नहीं है, साक्षर नहीं है, वो बालक या बालिका कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, वहां
उसको स्कूल और घर के वातावरण में समायोजन की समस्या आएगी, क्योंकि वहां अंग्रेजी माध्यम से है, शिक्षित परिवारों के बच्चे हैं, घर में उसके माता पिता अशिक्षित हैं, साक्षर नहीं है, तो वहां पे वो समस्या उसके सामने, भाषा की समस्या आ सकती है, लेखन की समस्या आ सकती है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यानी हीन भावना आ सकती है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक समस्या का आकलन करता, और समस्या क्या? पारिवारिक समस्या विभिन्न प्रकार की सिबलिंग्स में नहीं बनती है, माता पिता में नहीं बनती है, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, आर्थिक परेशानियां हो सकती है, सामाजिक रूढ़िवादियां हो सकती है, विभिन्न प्रकार की परेशानियां हो सकती है। अब हम बात करेंगे समूह निर्देशन के सिद्धांत की। समस्याओं की तो हमने बात कर ली, लेकिन समस्याओं की बात करने के साथ साथ समूह में निर्देशन देने के लिए सिद्धांत कौन कौन से हैं, हम इन पर बात करेंगे। समूह निर्देशन का उपयोग अनुपूरक के रूप में होना चाहिए, न कि प्रतिस्थापन के रूप में। अनुपूरक यानी जब व्यक्तिगत हमारी जो समस्याएं हैं उसके बाद वो समूह में है, तो वो अनुपूरक यानी उनको पूर्ण करता होना चाहिए, ना कि कोई नया सिद्धांत वहां पे लागू कर दिया जाए। जहां तक संभव हो, परामर्शदाता या निर्देशनकर्ता को समूह के सभी सदस्यों को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत परामर्श के लिए प्रेरित हो सके। विभिन्न पक्षों के समूह सदस्यों का चुनाव इस प्रकार किया जाए ताकि समजातीय समूह का निर्माण हो सके, और विद्यार्थियों के परिचय के लिए योजना का संचालन आवश्यक है, यानी वो संचालन उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनका परिचय, उनका इंट्रोडक्शन के लिए भी वो होना चाहिए। समूह निर्देशन के लिए नियुक्ति व्यक्ति की समूह निर्देशन के तकनीकी में पूर्णतः परिचित होना चाहिए, यानी समूह निर्देशन में नियुक्त जो व्यक्ति है, जो काउंसलिंग आपकी कर रहा है, जो गाइडेंस आपको दे रहा है, वो तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए उसे। ऐसे नहीं है कि उसे कंप्यूटर का माउस ही पकड़ना नहीं आना चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। समूह निर्देशन का उपयोग पूरक निर्देशन के रूप में किया जाना चाहिए ताकि परामर्श को प्रतिस्थापन के रूप में स्वीकार किया जाए, यानी ये जो हमारा समूह निर्देशन है इसको पूरक निर्देशन के रूप में माना जाना चाहिए और यह होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे समूह निर्देशन के सिद्धांत की, और आप इसे भली भांति समझ पाते होंगे कि समूह निर्देशन में और व्यक्तिगत निर्देशन में क्या अंतर होता है। और अब हम चर्चा करना चाहेंगे इस व्याख्यान में समूह निर्देशन के लाभ कौन कौन से हैं, क्या लाभ हैं इसके। यह छात्रों के साथ जुड़ने में मदद करता है। जब समूह में हम निर्देशन देते हैं कक्षा में, तो सभी छात्र निर्देशक से जुड़ते हैं, बात करते हैं और सब आपस में भी जुड़ते हैं। सबको लगता है सबकी समस्या एक जैसी है ना, सबका दुख एक जैसा है, सबकी चुनौतियां एक जैसी है, सबकी परेशानियां एक जैसी है, और तब हम जुड़ जाते हैं, हमें भावात्मक लगाव हो जाता है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा या जो घर में भावुक व्यक्ति है, वो कोई इमोशनल मूवी देख रहा होता है और अचानक किसी हीरो हीरोइन के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है और रोने लगता है। और वो क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ अपनी समस्याएं उनसे जुड़ी हुई लगती है ना। तो ये छात्रों के साथ जुड़ने में मदद करता है। इस प्रकार के निर्देशन मितव्ययी और सार्थक होते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि जब हम समूह में निर्देशन कर रहे हैं, एक हम इंडिविजुअल एक व्यक्ति पे 1 घंटा व्यतीत कर रहे हैं और एक हम 50 बच्चों पे 1 घंटा व्यतीत कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से निर्देशन मितव्ययी और सार्थक होता है। यह छात्रों के दृष्टिकोण और व्यवहार में सुधार लेके आता है। जब समूह में होता है तो उनको ये महसूस होने लगता है कि केवल ये मेरी समस्याएं नहीं है, ये समस्या सामान्य है, सबके साथ ऐसा होता है। तो इस प्रकार से उनके नजरिए में, उनके दृष्टिकोण में और उनके व्यवहार में भी सुधार आता है। समूह निर्देशन व्यक्तिगत परामर्श के लिए तैयार करता है। फिर जब समूह में निर्देशन होता है तो समूह में निर्देशन के बाद में व्यक्ति को बाद में समझ में आने लगता है कि हमने कुछ चीजें ऐसी हैं,
ये जब जब समूह में आपकी समस्याओं को एड्रेस किया जाता है, आपको सुझाव दिए जाते हैं, परामर्श दिए जाते हैं, तब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, तब आपका एक सद्भाव उत्पन्न होता है, तब आपका एक संबंध स्थापित होता है। और जब संबंध स्थापित होता है तो उस निर्देशन में व्यक्तिगत परामर्श के लिए भी विद्यार्थी तैयार होते हैं। समूह निर्देशन में एक ही समस्या पर सामूहिक उत्तर प्राप्त होते हैं, यानी एक समस्या पर सामूहिक, एक ही समस्या है तो सबके आंसर एक जैसे होते हैं। छात्रों को समान समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर मिलता है, और छात्रों को भी, विद्यार्थी भी, क्योंकि उनकी समस्या समान है और समान समस्या होने के कारण सबको आपस में चर्चा करने का अवसर मिलता है। ऐसे नहीं है कि निर्देशक ने कुछ कह दिया और जो वो श्रोता की जैसे सब सुन के चले गए, वो आपस में भी फिर चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि जो मेरी परेशानी है वो किसी दूसरे की परेशानी भी है। समूह निर्देशन के द्वारा शिक्षक बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों से जुड़ सकता है। आप एक व्यक्ति को निर्देशित कर रहे हैं और एक समूह में, तो ऐसे जब समूह में निर्देशन होता है तो बहुत बड़ी संख्या से विद्यार्थियों से जुड़ जाता है शिक्षक। ये छात्रों के बीच जागरूकता लेके आता है। कौन? समूह निर्देशन, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पहचान सके। समूह निर्देशन में जब चर्चा होती है, विचार विमर्श होते हैं, बातचीत होती है, निर्देशक की जब विद्यार्थियों से बात होती है और विद्यार्थियों की जब आपस में बात होती है, तो उनके बीच में ये जागरूकता लेके आता है और वो अपनी आवश्यकताओं को पहचान सके, ऐसा माहौल और ऐसी प्रवृत्ति का विकसित हो जाती है। समूह निर्देशन के माध्यम से निर्देशक और छात्र दोनों समय समय पर जो क्या करते हैं, उनका समय भी बचता है और पैसा भी बचता है। छात्र का भी समय भी बचता है और पैसा भी बचता है समूह निर्देशन में, क्योंकि एक साथ आप एक की जगह 50 लोगों को आप कर रहे हैं। देखिए, वैसे भी हम सब जानते हैं कि कभी कभी हम अपने यहाँ पे जब कुछ कैटरिंग कराते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं या किसी जगह हम ऑर्डर देते हैं, तो एक होता है इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए कुछ करवाना, और एक होता है ग्रुप में करवाना। तो जब समूह में कोई भी कार्य होता है तो वो मितव्ययी होता है, पैसे भी कम लगते हैं, समय भी कम लगता है और सार्थक भी होता है। समूह निर्देशन प्रक्रिया के दौरान सामान्य छात्र अन्य छात्रों से विभिन्न प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए, जब हम कक्षा की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये एक सत्य है कि वहाँ पे औसत विद्यार्थी, औसत से कम बुद्धि वाले विद्यार्थी, औसत से ज्यादा बुद्धि वाले विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी होते हैं। ऐसे में जब समूह में निर्देशन होता है तो जो सामान्य छात्र है, जो बुद्धि लब्धि में सामान्य छात्र है, वो छात्र अन्य छात्रों से भी ज्ञान प्राप्त करता है, जो उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, उनसे ज्यादा जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास अवेयरनेस ज्यादा है, उनसे भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। समूह निर्देशन में परस्पर अंतःक्रिया के फल स्वरूप समूह का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखता है ना। सब जब समूह में कोई चीज होती है, जब बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और सबकी स्किल अलग अलग होती है, सबकी रुचि अलग अलग होती है, तो वो एक दूसरे से सीखते हैं, सुन करके, देख करके, बोल करके, पढ़ करके, लिख करके वो सीखते हैं। ऐसे ही समूह निर्देशन में परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखता है। छात्रों को एक विशेष समूह के सामने समान समस्याओं पर चर्चा करने और समस्या से संबंधित उत्तर खोजने में मदद मिलती है। विशेष समूह के सामने, यानी जब जो उनको लगता है कभी कभी कि नहीं, ये एक अलग ही तबका है, ये एक अलग ही ग्रुप है, एक अलग ही समूह है। कक्षा में कभी कभी क्या होता है कि जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, राज्य के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, आर्थिक और सामाजिक जो पृष्ठभूमि है उसके आधार पर, रुचि के आधार पर अलग अलग आपके समूह बन जाते हैं। तो छात्रों को एक विशेष समूह के सामने समस्याएं में चर्चा करने का समय मिलता है और समस्या से संबंधित उत्तर खोजने में भी
मदद मिलती है। समूह निर्देशन में सभी विद्यार्थियों के सामने सुझाव रखे जाते हैं और सभी विद्यार्थी उन्हें सहजता से स्वीकार करते हैं और अपने विचार रखते हैं। यानी समूह निर्देशन में सारे विद्यार्थियों के सामने सुझाव रखे जाते हैं और वो उन्हें सहजता से स्वीकार करते हुए अपनी बात भी कहते हैं। समूह निर्देशन शिक्षक और परामर्शदाता को सामूहिक स्थिति में बच्चे के सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। यानी क्या होता है, शिक्षक और परामर्शदाता दोनों ही है, वो सामूहिक स्थिति में भी बच्चों के सामाजिक दृष्टिकोण और उनके व्यवहार का अध्ययन कर पाते हैं। और हम बात कर रहे हैं समूह निर्देशन के लाभ की, तो इसमें समूह निर्देशन छात्रों को कुशलता पूर्वक और कम समय में जानकारी प्रदान करने और उनकी समस्याओं को पहचान कराने में सहायक होता है। साथ ही साथ विभिन्न कठिन समस्याओं से संबंधित उत्तर खोजने में भी उनको सक्षम बना देता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो चर्चा की है इस व्याख्यान में, उसमें हमने बात करी व्यक्तिगत निर्देशन की, और व्यक्तिगत निर्देशन के बाद में हमने बात करी समूह निर्देशन की क्या प्रक्रिया होती है, उसके बाद में समूह निर्देशन की समस्याएं कौन कौन सी है, समूह निर्देशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं अभी वो हमारी थी कि समूह निर्देशन के लाभ क्या है। और इस प्रकार से आप इस चर्चा के बाद, आप इस व्याख्यान को सुनने के बाद में आप ये समझ पाएंगे कि व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन में व्यक्तिगत निर्देशन और समूह निर्देशन में मूलभूत अंतर क्या है। तो दोनों के आप तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन की ये प्रक्रिया है, समूह निर्देशन की ये प्रक्रिया है, व्यक्तिगत निर्देशन के ये महत्व हैं, समूह निर्देशन के ये हैं, व्यक्तिगत निर्देशन के ये सिद्धांत है, समूह निर्देशन के ये हैं, और दोनों के लाभ और हानि के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। और मैं अपेक्षा रखती हूँ कि आप इस व्याख्यान से अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।